धान की फसल चल रही थी। पिछली वीडियो में से जो कुछ रह गया था, लगभग आधा चैप्टर रह गया था धान की फसल का। अब हम शुरुआत करते हैं धान के वर्गीकरण से। ओराइजा वंश की 24 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 की खेती की जाती है, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबिरमा। ओराइजा सेटाइवा में 3 प्रजातियां हैं, इंडिका, जैपोनिका और जावानिका। इंडिका में क्या होता है, खाद व उर्वरक के प्रति असक्रियता दर्शाती है ये। और जैपोनिका एक तो ये जापान में पैदा की जाती है, इसके बीज गोल होते हैं और अंडाकार होते हैं। जावानिका जो वैरायटी है, यानी कि प्रजाति है, जावानिका इंडोनेशिया में पाई जाती है, इसे बालू धान भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो प्रजाति थी वो ओराइजा ग्लेबिरमा थी, जो कि केवल दक्षिण अफ्रीका में उगाई जाती है। अब बात करते हैं डेपोग विधि की विस्तार से। डेपोग विधि, इसका जो सबसे पहले भारत में प्रयोग किया गया था वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। यह विधि फिलीपीन से आई है और यह विधि बीजों को बोने के 12 से 14 दिन बाद इसमें पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एओ के एग्जाम में प्रश्न आया था 2012 में, जिसमें ये पूछा था कि डेपोग विधि में अंकुरण कितने दिन बाद हो जाता है। कितने दिन बाद, यानी कि 10 दिन नहीं, घंटे बोल लो उसे, 1-2 दिन में हो जाता है, यानी कि 36 से 48 घंटे में अंकुरण हो जाता है। एक एआरओ के एग्ज़ाम में भी एक प्रश्न आया था डेपोग विधि से संबंधित, उसमें ये पूछा था कि ऐसी कौन सी विधि है धान की जिसमें जो नर्सरी तैयार करते हैं वो बिना मृदा के नर्सरी तैयार करते हैं। तो डेपोग विधि में बिना मृदा के नर्सरी तैयार की जाती है। इस विधि में 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीज को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के टाट या पॉलीथीन से ढक देते हैं। इस विधि से तैयार की गई नर्सरी का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र से धान के खेत के 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में बुवाई की जा सकती है। अब हम बात करते हैं उर्वरकों की। उर्वरकों में एनपीके का जो रेशियो देखते हैं तो वह 100 अनुपात 60 अनुपात 50 होता है। मतलब नाइट्रोजन 100 किलो देनी चाहिए, 60 केजी फास्फोरस देना चाहिए और पोटेशियम 50 केजी देनी चाहिए। धान में जो नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता है वो 30 से 40% है, बाकी का 60% या 70% वो एक तरह से उपयोग नहीं करता है नाइट्रोजन का। 30 से 40% इसकी उपयोग क्षमता है धान की। अगर बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो धान में बायो फर्टिलाइजर का भी प्रयोग किया जाता है। एजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एजोला स्पाइरलम है, एजोस्पाइरलम। तो जो एजोला से संबंधित एक प्रश्न आया था, टीए के एग्जाम में आया था 2013 में, जिसमें ये पूछा था धान में एजोला को, ऐसी कौन सी फसल है जिसमें एजोला को प्रयोग किया जाता है। तो धान ऐसी फसल है जिसमें एजोला को बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोपाई के 1 सप्ताह बाद 2-3 टन एजोला प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो प्रतिवर्ष धान के खेत में 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई यानी कि इरिगेशन। तो धान की जो जल मांग है वो 900 से 2500 mm है। मतलब धान को जो पूरी फसल में कितनी जल चाहिए, 2500 mm तक का जल चाहिए। धान की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, क्रिटिकल स्टेज हैं, कौन कौन से समय धान को पानी मिलना आवश्यक है, तो वो हैं कल्ले निकलते समय मिलना चाहिए, ये क्रांतिक अवस्था है। फूल आने से पूर्व, फूल आते समय और दाना बनते समय और दूधिया अवस्था में, ये क्रांतिक अवस्था है धान में। पडलिंग क्या है, पडलिंग क्षेत्र। पडलिंग क्षेत्र किसे कहते हैं? पडलिंग एक तो वह होता है जिसमें धान को पानी में ही खेत में जुताई की जाती है, पडलर से उसको पलटा जाता है पानी को, ताकि पानी उसमें मिक्स हो जाए और पानी का हिरास जमीन में नीचे ना जा पाए और खरपतवार भी ना हो गए। तो जो पडलिंग के जो क्षेत्र हैं वो 2 क्षेत्र हैं, एक हो ऑक्सीडाइज्ड जोन, जिसे ऑक्सीडाइज्ड जोन है, और दूसरा है रिड्यूस्ड जोन। तो ऑक्सीडाइज्ड जोन में क्या होता है, जो ऊपरी क्षेत्र होता है ना 1 से 10 mm का, उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन भरपूर होती है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड जोन। दूसरा होता है रिड्यूस्ड जोन। रिड्यूस्ड जोन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो तो अनुपस्थित रहेगी। अब इसी रिड्यूस्ड जोन में नाइट्रोजन उर्वरकों को दिया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन उर्वरक इसी क्षेत्र में, यानी रिड्यूस्ड जोन में ये डाले जाते हैं। धान की रोपाई से पूर्व पानी की अवस्था में पडलर से पडलिंग की जाती है। अब पडलिंग जल के किसको रोकती है, निक्षालन यानी प्रिकोलेशन के नुकसान को रोकती है। पडलिंग जमीन में नीचे नहीं जाने देती पानी को।
तो पडलिंग और क्या करता है कि खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ा देता है। अब धान में कुछ खरपतवार भी लगते हैं, जैसे मोता है, मकरा है, दूब घास है, जंगली धान है, सांवा घास है। तो ये ऐसे सामान्य खरपतवार हैं जो कि धान की फसल में उगते हैं। एक शब्द आता है बूशनिंग। बूशनिंग किसे कहते हैं? बूशनिंग कहते हैं धान की खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार निकालने की क्रिया बूशनिंग कहलाती है। कुछ खरपतवार नाशियों के मैं नाम बता रहा हूँ जो कि धान में प्रयोग किए जाते हैं। प्रोपेनिल, प्रोपेनिल का ट्रेड नेम है स्टाम्प F34। ये क्या है कि एकमात्र ऐसा खरपतवार नाशी है धान में जो कि अंकुरण के बाद प्रयोग होता है, एकमात्र है बस, और कोई नहीं है धान में। सर्वाधिक उपयोग होने वाला भी खरपतवार नाशी है। 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको प्रयोग करते हैं प्रोपेनिल को। एक है जो कि कुछ ऐसे भी हैं खरपतवार नाशी जो कि अंकुरण से पहले ही इनको प्रयोग किया जाता है, जैसे बेंजीक्वार्ब, ब्यूटाक्लोर, एनिलफोस। तो ये ऐसे खरपतवार नाशी हैं जो कि अंकुरण से पहले ही इनको खरपतवारों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आया था सुपरवाइजर के एग्जाम में, एक प्रश्न पूछा था 2018 में, ब्राउन मैन्योरिंग किससे संबंधित है? सीधी बुवाई में ये खरपतवार नियंत्रण से संबंधित है। ब्राउन मैन्योरिंग सीधा प्रश्न पूछा था, ब्राउन मैन्योरिंग से धान की सीधी बुवाई में खरपतवार नियंत्रण होता है। अब हम देखते हैं धान में लगने वाले कुछ कीटों को। धान में कौन कौन से कीट लगते हैं? तो धान का एक तो पीला तना छेदक है, इसको कहते हैं हम ट्राइपोराइजा इंक्रेटिलस। इसकी जो रेसिस्टेंस वैरायटी है जिसमें ये कीड़ा नहीं लगता है वो IR20 रेसिस्टेंस वैरायटी है। दूसरा धान का कीट है गंधीबग। गंधीबग का जो वैज्ञानिक नाम है वो लेप्टोकोरिसा एकुटा है। गंधीबग को कैसे पहचानो खेत में कि खेत में जैसे जाओगे तो आपको दुर्गंध आने लगेगी, तो वो गंधीबग के कारण आती है, इसीलिए इसका नाम गंधीबग है। एक हिस्पा कीट लगता है धान में जिसका साइंटिफिक नेम है डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। ये नीले रंग का एक बीटल होता है हिस्पा कीट। एक कीट लगता है भूरा फुदकार जिसका साइंटिफिक नेम है नीलापरावटा लोगेंस। इसको हम कह सकते हैं ये एक तरह से ग्रासी स्टंट रोग का वाहक है, वेक्टर है ये कीट। एक कीट लगता है केजवॉर्म। केजवॉर्म का साइंटिफिक नेम है निम्फेओला डेफिटिलस। समूह में ये लटका रहता है। समूह में लटकने का मतलब है ये पूरा एक ग्रुप होता है इन कीटों का जो कि पत्ती पर एक साथ लटके रहते हैं ये। अब बात करते हैं धान में लगने वाले कुछ रोगों की। तो ब्राउन लीफ स्पॉट ये रोग लगता है, इसको कहते हैं पत्ती का जो भूरा धब्बा रोग है, ये फफूंदी के कारण लगता है। कौन सी फफूंदी के कारण लगता है ये लगता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस ओरियम ओराइजी फफूंदी के कारण लगता है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी आया था AARO के एग्जाम में 2018 में। उसमें ये पूछा था 1943 में बंगाल का अकाल किस फफूंदी के कारण लगा था? तो इसी हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी फफूंदी के कारण लगा था। उसका रोग का नाम था भूरा पत्ती धब्बा रोग। दूसरा रोग लगता है ब्लास्ट डिजीज, जिसे हम कहते हैं धान का ब्लास्ट रोग। ये एयरबोर्न डिजीज है, हवा के द्वारा फैलता है। तीसरा जो रोग लगता है धान में वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगता है, जिसे हम जीवाणु पत्ती धब्बा रोग या पत्ती झुलसा रोग भी कहते हैं। ये भी जीवाणु के कारण लगता है। कौन से जीवाणु के कारण लगता है? ये जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु के कारण लगता है। इसकी जो रेसिस्टेंस वैरायटी है जिसमें ये रोग नहीं लगता है वो साबरमती वैरायटी है। और इसके अलावा एक रोग हो लगता है लास्ट है जो टिंगरू डिजीज के नाम से है। टिंगरू डिजीज यानी टिंगरू रोग बोलते हैं इसे। ये वायरस जनित रोग है। इसका जो वाहक है यानी कि इस रोग को जो फैलाता है वो ग्रीन प्लांट हॉपर है। इस प्रकार से धान की ये पूरी फसल समाप्त होती है। एग्रीकल्चर से संबंधित और भी वीडियो आती रहेंगी, आप वीडियो को सपोर्ट करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।